वाकई मेरे सामने समकालीन कथा की चुनौती पर बात रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तो समकालीन ये शब्द, इस शब्द से हमारी मुराद क्या है, इस पर कई बार हम बात कर चुके हैं। समकालीन से हम समझते क्या हैं, और फिर उस समकालीन कथा में कहानी की चुनौतियां तो हमेशा रही हैं। और अभी मैं इत्तेफाक से इन दिनों को उपन्यास पढ़ रहा हूँ मार्गरेट एटवुड का द ब्लाइंड असासिन। उसमें एक प्रसंग में वो लिखती है कि जब आप लिखने बैठें तो इस तरह लिखें, ये मान के लिखें कि इसको दोबारा कोई नहीं पढ़ेगा, तब आप सच लिख सकते हैं। सच लिखने की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप ये मान के लिखें कि इसको आपके सिवा कोई और नहीं पढ़ेगा, बल्कि बाद की तारीख में आप खुद भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी अगर उसको दोबारा पढ़ेंगे ये ख्याल आपको आया तो सच लिखते हुए, जो बिल्कुल आदिम सच है, जो बिल्कुल नंगा सच है, उसको लिखते हुए शायद आपकी कलम कांप जाए। तो सुझाती है वो कि आप दाएं हाथ से लिखते रहिए और बाएं हाथ से मिटाते रहिए। तो ये एक मुश्किल है जो हर दौर की कथा के सामने, हर दौर की कहानी के सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात है कि समकालीन, फिर मैं समकालीन शब्द पे लौटता हूँ। समकालीन से हमारी मुराद क्या है? कुछ अरसा पहले तक मैं मानता था कि एक बात शायद मैं कई अक्सर की जगहों पे कहता हूँ, ने कही है, हम लोग बार बार अंधेरों की ओर चले जा रहे हैं, और शायद कहानी की चुनौती ये भी है कि इस अंधेरे में कहाँ को जाइए, एक सप्ताह ओढ़िए सो जाइए। मेरा शेर शायद दुष्यंत का, हालांकि मैं आश्वस्त नहीं हूँ। तो ये जो समकालीन शब्द है, मुझे हॉब्सबॉम याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कि सेंचुरी को, शताब्दी को आप 100 साल में नहीं देख सकते हैं, वो प्रवृत्तियों के हिसाब से सदियों को बांटना चाहिए। उनका कहना था कि 19वीं सदी बहुत लंबी थी, दुनिया के तमाम महान सिद्धांतों की सदी। कम से कम 3 ऐसे विचारक हुए जिन्होंने दुनिया के सोचने का ढंग हमेशा के लिए बदल दिया। एक कार्ल मार्क्स था, एक सिगमंड फ्रायड थे, और तीसरे वो जिन्होंने कहा कि हम बंदर की औलाद हैं, हम आदम की पसली से पैदा नहीं हुए हैं, डार्विन थे। तो इन तीनों ने 19वीं सदी में, वो मानते हैं कि 1789 की फ्रेंच क्रांति के साथ वो 19वीं सदी शुरू होती है, जो प्रथम विश्व युद्ध तक, रूसी क्रांति तक आती है। फिर वो बोलते हैं कि 20वीं सदी शुरू जो होती है वो 1917 से शुरू होकर 1990-91 तक चलती है। 1990-91 के बाद अचानक सारी दुनिया बदल जाती है, सोवियत संघ ढह जाता है, जर्मनी की दीवार गिर जाती है, जिसको शीत युद्ध बोलते हैं, वो दौर खत्म हो जाता है, और एक नए दौर की शीत शांति का दौर शुरू होता है, कोल्ड वॉर की जगह कोल्ड पीस का दौर। उसके बाद की जो सदी है, 91 के बाद की, जो ग्लोबलाइजेशन की सदी है, जो बाजार की सदी है, जो आधुनिकता को एक कदम पीछे छोड़ के उत्तर आधुनिक प्रवृत्तियों की सदी है, जिसमें राष्ट्रवाद दम तोड़ रहा है, जिसमें कई क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां सामने आ रही हैं, जिसमें अस्मितावादी आंदोलन चल रहे हैं, जब पहली बार ब्लैक्स की आवाज, लड़कियों, स्त्रियों की आवाज, दलितों की आवाज, आदिवासियों की आवाज, हाशिए पे छूटे हुए लोगों की आवाज दर्ज की जा रही है। हमारा समय इन सारी आवाजों को दर्ज करने का समय है। मैं इसको अपना समकालीन समय मानता हूं, जो कायदे से 90-91 के बाद शुरू होता है और इस दौर में जारी रहता है। तो अब इस दौर की चुनौतियां क्या हैं? एक चुनौती तो वही हमारा जो मध्यवर्गीय संस्कार है, जो धीरे धीरे हम एक उपभोक्तावादी वर्ग में बदलते जा रहे हैं। कभी लेनिन ने कहा था कि मध्यवर्गीय क्लास क्या है? अगर कोई अमीर आदमी, उसका सारा कुछ जल जाए रातों रात, तो क्या वो गरीब हो जाएगा? क्या वो सर्वहारा हो जाएगा? मानसिकता का मामला है। आपकी मानसिकता हो सकता है, उससे तय होता है कि आप
कहाँ किसके साथ खड़े हैं, हैव्स के साथ खड़े हैं कि हैव नॉट्स के साथ खड़े हैं, सर्वहारा के साथ खड़े हैं कि सब कुछ लूटने वाले के साथ खड़े हैं। हिंदी कहानी मध्यवर्गीय उत्पाद रही कायदे से, और दुनिया भर की कहानियां रही। जो पूरा का पूरा जिसको हम आधुनिकता बोलते हैं वो उसी की कोख से मध्यवर्ग निकला, उसी की कोख से आधुनिक उपन्यास निकला, उसी की कोख से लोकतंत्र निकला। आज हमारी मुश्किल ये है, इत्तेफाक से हम लोग आज तेरा यात्री जी को याद कर रहे हैं, नई कहानी के आंदोलन की छाया जो गहरी होती हुई जिन लोगों के कथा साहित्य में दिखाई पड़ती है, छोटे छोटे प्रसंगों, मार्मिक प्रसंगों, उनकी कई कहानियां हैं जो मुझे कभी कभी याद आ जाती हैं। एक कहानी में उसका नाम अब क्या अभियान या मैं अभी भूल रहा हूँ, जिसमें वो एक शव यात्रा से लौटे हैं, एक मुर्दे को कंधा देके लौटे हैं, अभयदान, और फिर रात को सारी चिंताओं से मुक्त होकर जब सोता है किरदार, तब लगता है कि शायद असली खुशी, असली आजादी, असली तसल्ली यहाँ मिली है। तो उन छोटे प्रसंगों का, उस मध्यवर्गीय जीवन का, उस यथार्थवादी दौर का एक पूरा साया हमारे मानसिक वितान पे है। हम इससे मुक्त होकर नए दौर की कहानी कैसे लिखें, ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जा रहा है, इत्तेफाक से ये दौर महिला लेखन के विस्फोट का दौर है। इधर ही 2-3 दिन पहले बात हो रही थी कि 60वें दशक के बहुत सारे कथाकार जो हैं, उनके यहाँ स्त्री द्वेष की छायाएं दिखती हैं। हाँ, जो बार बार जिस प्रसंग में कई कथाकारों का नाम लिया गया कि आप ध्यान से उनको पढ़ें तो पता चलेगा कि बड़ी मर्दवादी कहानियां उनके यहाँ हैं। कविताओं में ही धूमिल की कविताएं हम देखते हैं, कई बार लगता है मैंने जिसकी पूंछ उठाई है उसे मादा पाया है, जैसी पंक्तियां मिलती हैं। तो आज की लेकिन जो कथा यात्रा है, आज का जो अस्मिता बोध है, उसमें इन चीजों की जगह नहीं है। इत्तेफाक से मैं महिला लेखन के विस्फोट की बात कर रहा था, और कथा लेखन मतलब कथा रंग ने भी हमारे सामने सिनेवाली की बात आई, निर्देश निधि की बात आई। कई ऐसी कथाकार खड़ी हुई हैं इस संस्था के मार्फत, जिनकी एक राष्ट्रीय पहचान है, और अखिल भारतीय स्तर पर ममता जी तो बैठी हुई है सामने, हम लोग सब उनकी छाया में पले बढ़े हैं। लेकिन नए दौर के कथा लेखन की, और मैं इसको मानता हूं कि बहुत सारा कुछ लिखा जा रहा है, जो दलित साहित्य आ रहा है हमारे समाज में, जो आदिवासी साहित्य आ रहा है हमारे समय में, जो स्त्री कथा लेखन आ रहा है हमारे समय में, वह कई पुरानी रूढ़ियों को तोड़ रहा है। जो हमारे समय की विडंबना है, विडंबना असल में शायद उत्तर आधुनिक दौर का बीज शब्द है। हमारा दौर विडंबनाओं से भरा हुआ है, कई तरह की विडंबनाएं हैं। हम लोग बहुत तेजी से तरक्की करते हुए समाज हैं, लेकिन इस तेजी से तरक्की के साथ साथ बड़ी तेजी से गरीब होते समाज भी हैं। हमारे 21वीं सदी जो है स्त्रियों की आज़ादी का त्योहार मनाती सदी है, लेकिन 21वीं सदी में स्त्रियों की खरीद फरोख्त दुनिया में सबसे ज्यादा हो रही है। जो दुनिया भर में जो टूरिज्म बढ़ रहा है, जो पर्यटन स्थल बढ़ रहे हैं, जिनके आधार पर सबकी जीडीपी आगे जा रही है, उसमें 3 एस बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सी, सन और सेक्स। ये समंदर, धूप और सेक्स। और ये तीसरा जो एस है वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश की गरीब लड़कियों और तमाम जगहों की गरीब लड़कियों के बूते संभव होता है, जिनकी खरीद फरोख्त होती है। तो हम एक भयावह दुनिया में भी हैं, उसकी चमकदार पन्नियां इतनी चमकीली हैं कि हम उसके पार देखते नहीं हैं। हमारे चारों तरफ वो सच्चाई है। जिस फ्लाईओवर के ऊपर से हमारी गाड़ियां गुजरती हैं, उसके नीचे लोग सोए रहते हैं, हम उसको देखने नहीं जाते हैं। क्या हमारा लेखन इन सारी चीजों को पकड़ रहा है? मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं पकड़ रहा है। हमारे पास कई कथाकार हैं जो इन सारी चीजों को रच रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ी तस्वीर है उससे हम अब भी बच रहे हैं। जो ब्रेख्ट की कविता थी कि हम सबके हाथ में थमा दिए गए हैं छोटे छोटे न्याय, ताकि जो बड़ा अन्याय है उस पर पर्दा पड़ा रहे। तो एक तो हम उस बड़े अन्याय पे
जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटाने की जगह छोटे छोटे अन्यायों की ओर इशारा करके खुश हो जा रहे हैं। हमारे समय की एक बहुत बड़ी चुनौती और हमारे समाज की दो स्तरों पे दिखाई पड़ती है, एक भयानक सांप्रदायिकता और दूसरा उससे भी भयानक राष्ट्रवाद। देशभक्ति के नाम पे दुनिया के सारे पाप किए जाते हैं, धर्म के नाम पे दुनिया के सारे पाप किए जाते हैं। और पिछले 2 दशक में हमारा सत्ता प्रतिष्ठान, खासतौर पर पिछले 1 दशक में बहुत ऐसी प्रवृत्तियों को लगातार संरक्षित करने का एक ट्रेंड बना रहा है जो डरावनी है, जो एक समाज के रूप में हमें बांट रही है। इन सांप्रदायिक प्रवृत्तियों की निशानदेही करते हुए जो कहानियां लिखी जानी है, जो उपन्यास लिखे जाने हैं, वो है कुछ, लेकिन मैं मानता हूं कि उनकी तादाद और बड़ी होनी चाहिए। एक बात इत्तेफाक से जब ये सत्र शुरू हो रहा था उसके पहले सिनेवाली शर्मा से मेरी थोड़ी बातचीत हो रही थी। मैंने पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, वाकई में बोलते हुए थोड़ा नर्वस रहता हूं। तो उन्होंने एक बात की ओर ध्यान खींचा कि हमारा समय बहुत सारी सूचनाओं का समय है, पता नहीं चलता है कि सच क्या है झूठ क्या है, और इसके बीच अचानक हम कुछ लिख देने को व्यग्र हो जाते हैं। तो वाकई एक दूसरी चीज बाजार के कंधों पे सवार ये सोशल मीडिया का हमला है। हम लोग हर रोज एक नई बहस करते हैं और हर दूसरे दिन भूल के दूसरी बहस में लग जाते हैं, सारा भाव निकलता जाता है। हम एक नकली दुनिया में एक गैर जरूरी किस्म के सांत्वना में खोए रहते हैं कि हम तो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो धैर्य, जो चुप्पी, जो खामोशी, जो चीजों को कहने का सलीका, जो अनुभव की प्रामाणिकता, वो हमारे कथा साहित्य से लगातार कम होती जा रही है। और खासतौर पे जो नई पीढ़ी है उसमें अनुभव कहाँ से आता है? अनुभव स्मृति से आता है। और स्मृति कैसे बनती है? आप किसी चीज के बारे में बार बार देखते, सोचते, विचार करते हैं। हम लोग 2 दिन पहले गावस्कर का 175 साल पूरे हुए थे। हम में बहुत सारे लोगों ने याद किया कि गावस्कर की पारियां क्या शानदार होती थी, एक इनिंग को कई दिनों तक हम लोग रस लेके जीते थे। आज भी बहुत सारी पारियां खेली जाती हैं, किसी को याद नहीं रहता है। हर दूसरे दिन एक नया मैच है, एक नए किस्म का खेल है, और उससे निकल जाना है, फिर भूल जाना है। तो ये जो भूलने की प्रवृत्ति है, हमारे देखने का सिलसिला घटता जा रहा है। आज हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो देखते कम है, पहले उसकी तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड पहले करते हैं। जो अनुभव हम जीते नहीं हैं उस अनुभव को शेयर करने की बेताबी होती है। हम पहुंच गए शिमला और हमने कहा कि 4 तस्वीरें फेसबुक पे डाल दी और सबने वाऊ वाऊ शुरू कर दिया। हमने मान लिया कि हमने तो शिमला घूम लिया। तो जो अनुभव आपने जिया नहीं, जो अनुभव आपने उसको महसूस नहीं किया, उस पर फिर कहानी लिखने में बैठ जाते हैं, यात्रा संस्मरण लिखने में बैठ जाते हैं। तो पता चलता है कि अब जो लिख रहे हैं वो गूगल करके मैं भी लिख सकता हूँ, वो कोई भी लिख सकता है। चट्टानों का पथरीलापन, हवाओं की ठंडक, सदियों पुराना उसका इतिहास, उसकी गुनगुनाहट कुछ आपके लेखन में दर्ज नहीं है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया जो है हमें लगभग भावहीन बना रहा है, नकली संवेदना से युक्त कर रहा है। हम एक फेसबुक पोस्ट पे किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं और 30 सेकंड बाद किसी दूसरे के शोक में शरीक हो जाते हैं। चौथे सेकंड में किसी और को, हम कुछ फील नहीं कर रहे हैं, कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं। हमें न किसी के जन्मदिन की खुशी है, न किसी मृत्यु का शोक है। आजकल तो RIP और HBD चल गए हैं। तो RIP और HBD से हम लोग अपनी सारी संवेदना निकाल दे रहे हैं कि हाँ हैप्पी बर्थडे और रेस्ट इन पीस। उनका मतलब समझे न समझे। तो ये जो एक चीज है सोशल मीडिया की और जो हमारे चारों तरफ है, वो हम लोगों को बहुत अजनबी, अपने आप से भी कटा हुआ और एक ऐसे इंसान में ढाल रहा है जो कहानियां सुनेगा क्या, कहानियां उसके मतलब आसपास जो है वो छूटती जा रही हैं। मेरे पास कितना समय है सुभाष चंद्र जी? हो गया? क्योंकि बातें तो अनंत है, कहानियां खत्म नहीं होती हैं। तो बस कुछ बातों की ओर मैंने इशारा किया।
चलती रहेगी चर्चा। शुक्रिया।